अबे क्यों मजे ले रहे हो? हाँ सुनो, वैलेंस शेल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखिए वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, मैं पॉइंट्स बोलूंगा, अगर आपके पास लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको लिख लेना, ठीक है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जरा इधर ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई भी अपना क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, बात समझ में आ रही है, वो कुछ ऐसी पोजीशन पे अटैच होना चाहता है, वो कुछ ऐसी पोजीशन पे अटैच होना चाहता है, एडजस्ट होना चाहता है जहां पे वो मिनिमम रिपल्शन फील कर सके। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी जगह अटैच होना चाहता है जहां मिनिमम रिपल्शन फील, क्या मतलब? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी, दो तरीके के होते हैं, पहले भी बता चुका हूं। चलो हो गई छुट्टी, कल आते हैं, मिलते हैं, है ना? हाँ हाँ पता चला मुझे, अपनी कहाँ छुट्टी होती है, अपन तो ऑनलाइन वाले हैं, सारे दिन क्लासें हैं। हाँ चलो ध्यान से सुनो। तो मैं ये कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, क्या होता है, इधर देख लो। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है और एक, अब ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपस में ऐसे रहना चाहते हैं, आपस में, कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, मिनिमम, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम क्या होना चाहिए, रिपल्शन। तो वही होगी बेस्ट पोजीशन, वही होगी बेस्ट पोजीशन। क्या मतलब सर? आइए एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है बेटा, ये है जिनॉन और ये है लोन पेयर, समझ में आ रहा है? और यहां 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 क्या जा रहा है, फ्लोरीन जा रहा है, कौन जा रहा है, और यहां पे वापस से जिनॉन आ रहा है, हाँ या ना? और यहाँ पे फ्लोरीन 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 लगे रहा है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अब मैंने इसको नाम दे दिया बेटा फर्स्ट पोजीशन और इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड पोजीशन। आपके हिसाब से कौन सा अरेंजमेंट परफेक्ट है? क्योंकि हमें पता है, हाँ या ना? लेकिन अगर इसके बीच का लॉजिक तलाशें तो क्या है, इसके बीच का लॉजिक ये है कि लोन पे यहाँ है 180 डिग्री पे, कहाँ है, जबकि वहां पे आ गए 90 डिग्री पे, यस आर नो? तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्या, कि 180 डिग्री पे इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम, जबकि 90 डिग्री पे इनके बीच मैक्सिमम। तो भैया रिपल्शन बढ़ने से, रिपल्शन क्या होता है बेटा, एनर्जी लेवल, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये तो हम पहले दिन से ही घोंट के बैठे हुए हैं दिमाग में, ग्राफ याद आया? तो हमें जो बेस्ट पोजीशन है हमारे लिए वो क्या है, ये। तो अगर आज के बाद आपसे बोले क्या, कि भैया 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, यानी कि स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है, तो बोल देना वो इसी कंडीशन में मिनिमम रिपल्शन में होता है, मिनिमम एनर्जी लेवल में होता है, इसी कंडीशन में वो मैक्सिमम स्टेबल होता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो भाई जो पढ़ा लिखा होगा ना वो समझ जाएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। इन शॉर्ट तुम वेस्पर थ्योरी कहना चाह रहे हो कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होता है। ये बात समझ में आ, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है अगले पॉइंट, है ना? तो पहला पॉइंट हमारा तैयार हो गया, क्या, जिसको अगर नहीं लिखा हो तो वो लिख सकता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इनकेस आपके पास नहीं लिखा है नोट्स तभी लिखना, वरना फालतू में टाइम मत बर्बाद करना। लोन पेयर
and bond pair always present on that place, always present on that place where it will feel minimum repulsion. यहां पे वो क्या करेंगे बेटा, मिनिमम रिपल्शन फील करेंगे. ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? क्वेश्चन, which of the following arrangement is correct? Which of the following arrangement is correct? हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड दोनों अरेंजमेंट बनाइए, जिसके नहीं बने हुए हैं दोनों अरेंजमेंट बनाइए और फिर बताइए फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है. छप गया, जल्दी छाप है. हो गया भाई. सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिपल्शन. टाइप्स ऑफ रिपल्शन, जल्दी से लिख. टाइप्स ऑफ रिपल्शन, हाँ जी बोले. देखिए टाइप्स ऑफ रिपल्शन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. दो तरह के रिपल्शन होते हैं. कितने तरह के? एक तो बॉन्ड्स के रिपल्शन होते हैं, एक लोन पेयर के रिपल्शन होते हैं, एक और भी होता है बॉन्ड पे और, हाँ या ना? तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होता है, उससे कम लोन पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है. ये बात समझ में आ रही है यार? सीधी सी बात है, ये एक न्यूक्लियस है और ये इससे लोन पेयर जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? अब इसका इन ऑल डायरेक्शन मूवमेंट काफी है, हाँ या ना? तो बेरोजगार और रोजगार, बात समझ में आ रही है? तो ये आजू बाजू बहुत रायता फैला रहा है. कहने का मतलब है अपना ज्यादा स्पेस, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. इसके चारों ओर सेंट्रल एटम या एसोसिएटेड एटम, व्हाटएवर जो भी है जिस पे भी ये प्रेजेंट है, हम सेंट्रल एटम मान के बात कर रहे हैं. क्या मान के बात कर रहे हैं? तो मान लो सेंट्रल एटम पे ये लोन पेयर है, मान लो ये, तो जहां पे ये प्रेजेंट है वहां पे ये ऑर्बिटल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ज्यादा स्पेस. आपको कैसे पता ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? अरे मुझे नहीं, आपको भी पता है. वो कैसे सर, हमें कैसे पता है? बेंड्स रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ, अभी तक नहीं पढ़ा है कभी? बेंड्स रूल नहीं पढ़ाया गया? बेंड्स रूल चिंता मत करो, अपन भी पढ़ेंगे, क्या ना, टेंशन ना लेने का. बेंड्स रूल मैंने भी नहीं पढ़ाया ना अभी. हाँ, चिंता मत करो, बेंड्स रूल अपन भी पढ़ेंगे, उसकी टेंशन ना लो. बेंड्स रूल ये सारी चीजें बताता है कि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा एस कैरेक्टर रखते हैं, है ना? ये सारी, अच्छा चलो नहीं पढ़ाया तो भाड़ में जान दो, हटाओ. देखो ये जो ऑर्बिटल है क्या है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से बाउंडेड है. कितने न्यूक्लियस से? इसका फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हम इसको दूसरी तरह से समझेंगे. इसका फ्री मूवमेंट इन बहुत ज्यादा है. क्या है? तो ये जब अपने जैसे ही इसके पास कोई और आएगा ना, अपने ही जैसा इसके पास कोई, लाइक दिस, हाँ या ना? तो बैठ करके इन दोनों का काम होगा एक दूसरे को भयानक रूप से रिपेल करना. क्या करना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है. लोन पेयर तो बेरोजगार आपस में भिड़े हुए हैं, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बॉन्ड पेयर होता है बड़ा रोजगार, यानी कि जो काम वाला बंदा है, बिजी पर्सन. क्या है वो? दो दो न्यूक्लियस के बीच में सेटल है, हाँ या ना?
उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में कन्फाइंड है, हाँ या ना? इनका रिपल्शन होता है सबसे कम। ये बात समझ में आई? और ये है बिजी पर्सन, ये है बेरोजगार। तो ये इससे या ये इससे एक दूसरे से आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन। तो तीन तरह के रिपल्शन हो गए एक्चुअल में। कितने? तीन। एक, दो, तीन। तो सबसे ज्यादा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहला तो क्लियर हो गया हमारा। बॉन्ड पेयर में भी थोड़ी सी शेखी होती है, हाँ या ना? मैं ज्यादा बिजी, तू कम बिजी, हाँ या ना? क्या मतलब? बॉन्ड पेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक मल्टीपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में दोनों आ गए, डबल और। तो मल्टीपल बॉन्ड अपनी अपने टशन में होते हैं, कहने का मतलब है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट्स वाई ज्यादा रिपल्शन। और मल्टीपल सिंगल और सिंगल सिंगल, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? तो कितने तरह के रिपल्शन हो गए? सब इतने तरह के रिपल्शन हो गए। सबसे डोमिनेंट लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड, और बॉन्ड पेयर में मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल और। क्लियर है भाई? दो पॉइंट क्लियर हो गए। कितने पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं, ऑर्डर सबको पता ही था। तीसरा पॉइंट आता है लाला एंगल। क्या आता है? एंगल। ठीक है। एंगल जो होता है वो उसके हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है? डायरेक्टली एसोसिएट होता है, मतलब उसका दोनों का आपस में लेना देना होता है। रिलेशन क्या होता है कि भैया परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ाओगे, परसेंटेज ऑफ बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी, हाँ या ना? वो ज्यादा एस कैरेक्टर वाले छोटे ऑर्बिटल, छोटी बॉन्ड लेंथ, और जब छोटे छोटे बॉन्ड बनेंगे तो सब पास पास आ जाएंगे, और जब सब पास पास आ जाएंगे तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा, और उस रिपल्शन को कम करने के लिए एंगल। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, अपनी बात को हम क्या करते हैं, दो चार एग्जांपल भी रख देते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या है लाला? एस कैरेक्टर। और ये क्या है? एंगल। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जांपल एसपी हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एंगल, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? हाइब्रिडाइजेशन, एस कैरेक्टर, एंगल, हाँ या ना? हाइब्रिडाइजेशन और ये बात समझ में आई? ये चीज आती कहां से है? कितने अच्छे बच्चे हो, कसम से कह रहा हूं, पता है। समझ में आया? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एस कैरेक्टर जितना, लेंथ, रिपल्शन, एंगल। आगे बढ़ जाऊं, एंगल यहीं पे नहीं रुकता, एंगल यहीं पे नहीं रुकता। ये जो थर्ड पॉइंट है, ये उसका कौन सा पार्ट है? ए। बी पार्ट क्या है माय डियर? बी पार्ट है सराउंडिंग और सेंट्रल एटम की यूनियन। सराउंडिंग और सेंट्रल एटम की यूनियन। जरा इधर ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ईएन बेस्ड काम करेंगे। क्या करेंगे? ईएन, आई रिपीट, क्या है? ईएन ऑफ जो सेंट्रल एटम है लाला, वो ज्यादा है किससे? सराउंडिंग एटम से। किससे? ये बात समझ में आ रही है? तो आइए जरा देखते हैं एंगल पे क्या असर पड़ेगा। एंगल पे ये असर पड़ता है
कि अगर सेंट्रल एटम 2 मिनट के लिए मान लो क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है। चलो मैं इसको दूसरी तरह से और सिंपल वे में समझाता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आज एक बात पूछना भूल गया, ठीक है। लास्ट टर्न पे जो समझाया था उसमें से कुछ पूछना है क्या, सॉलिड स्टेट में से कुछ, बाय द वे कोई मन में डाउट हो, कुछ हो? नहीं, लास्ट वाला। अच्छा 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 अच्छा, वो तो मल्टीपल है, वो तो तुम बना ही नहीं सकते, वो तो मैंने बोला तो था मैं ही बनवाऊंगा। जो हाइब्रिडाइजेशन है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिंगल सेंट्रल एटम वालों में। मल्टीपल वाले तो मैं ही बनवाऊंगा, मल्टीपल वाले तो वो आप कैसे बना लोगे, वो नहीं बना सकते। देखो दो तरह के कंपाउंड होते हैं, कितने, एक में सिंगल सेंट्रल एटम होता है और एक में मल्टीपल, एक से ज्यादा। अब वो भले चाहे 2 हो चाहे 10 हो, समझ में आ रहा है। तो वो स्ट्रक्चर आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको कोई बताए नहीं, है ना। अब यार P4O10 है, क्या है, किसी को क्या कहते हैं, सपना थोड़ी ना आ रहा है भाई कि P4O10 ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लाइक दैट, ठीक है ना। नहीं एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। इसके अलावा बताओ अगर कोई सॉलिड स्टेट में या कहीं पे कोई समस्या हो तो बताओ, पक्का। ये नाइट्रोजन है, हाँ या ना, ये फ्लोरीन है भाई, यस और नो, क्लियर है। ये लोन पेयर है या नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है। और मुझे यहाँ बैठना है, चलो हटो, समझ गए, मतलब मैं कौन हूँ, नाइट्रोजन का लोन पेयर, हाँ या ना। और जब मैं आऊंगा तो इसको जगह देनी पड़ेगी, बात समझ में आ रही है। अब ये कौन है, ऑक्सीजन, कौन है, ये कैसा है, ऐसा, कैसा। अब ये बोलेगा सर मेरे पास तो जगह ही, मैंने कहा है ना, उधर खिसको, उधर, ये खिसके, हाँ या ना। कहने का मतलब है इसने अनपेयर्ड को पेयर्ड करा दिया। अरे ऐसे मुझे करोगे, ये तो क्या कहते हैं, हुंस का क्या कहते हैं, वायलेशन हो जाएगा। बोले कोई वायलेशन नहीं होगा, हम आ रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, हम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये कंडीशन कैसी, यस और नो, और आ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, यस और नो, बन गया साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से जानबूझ के, हाँ। POF3 पॉसिबल, POF3 बट NOF3 नॉट पॉसिबल। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट ही क्या है, फॉल्स। असर्शन रीजन में पूछा जाता है, असर्शन रीजन में तो उसमें भिड़ते ही बोल दिया जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही। अब भी नहीं आया इसमें, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ू, क्लियर है, चलो। हाँ हाँ, दोनों पे प्रभु एक ऑर्बिटल तो एक से ही ओवरलैप करेगा ना, बर्थडे केक थोड़ी ना आधा काट के दोनों की तरफ चले गए। नहीं आया समझ में, क्लियर है भाई। हाँ, बर्थडे का केक थोड़ी ना है कि आधा कट के चलो इधर भी चलो इधर भी चलो, तो एक ऑर्बिटल क्या करेगा, एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा ना। हाँ, शेयरिंग है, चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, शेयरिंग शेयरिंग है, इसीलिए तो कोऑर्डिनेट बनने के बाद पूरा नाम क्या होता है कोऑर्डिनेट का। कल को आपसे कोई पूछे सीओ में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 बोलोगे या 3, 3 ही बोलोगे, समझ में आया। चलो आगे, हो गया, अब तो शुरू करूं। तो बात चल रही थी, पहला हमने पॉइंट पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन का, अब हम किस पे जा रहे हैं, ईएन पे, किस पर। इमेजिन करो कि सेंट्रल एटम की ईएन क्या हो रही है, बढ़ रही है,
क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? En, पेन ही ना चल रहा है, En ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो भाई बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं साहब। टी पॉइंट, कौन सा पॉइंट? En ऑफ सराउंडिंग एटम क्या हो रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है। ये बात समझ में आई? क्यों? कोई भी हाथ ऊंचा करो, सामने जो लिखा है वो क्यों। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, आराम से बैठे बैठे बोल दे। हाँ, कहाँ कहाँ? सराउंडिंग वाले की ज्यादा है तो क्या हो रहा है, क्यों? तो क्या हुआ? कहाँ? आगे? और सेंट्रल एटम की ईएन ज्यादा हो तो? तुम लोग अच्छे बच्चे हो, शाबाश, वेरी गुड। मतलब लॉजिक जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलो कि सही है। कौन गिरा? हाँ, लॉजिक ऑलमोस्ट क्या है, सही है। और जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, कभी भूलोगे नहीं। इधर देखो, ये ए है और ये क्या है बेटा, एक्स। हाँ या ना? क्लियर है भाई? एटम की बात हो रही है तो हाँ, क्लियर है भाई? हाँ, एक्स सुनते ही खुश हो गया। हाँ, एक के दो दो एक्स हैं। हाँ चलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा ये एक्स है ना। और अब मान के चलो कि ए की जो ईएन है वो क्या है, एक्स से ज्यादा है। क्या इस बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? इधर भी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेंगे, ए की तरफ। हाँ या ना? ए के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, एंगल। अच्छा, वही काम यहां पे देखिए, ये ए है और ये भी कम नहीं है, इसके भी दो एक्स है। हाँ या ना? बट मजे की बात, एक्स की ईएन किससे, तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये कैसा हो जाएगा, यहां पे रिपल्शन, एंगल, सिंपल। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, लोन पेयर जब जब आएगा, लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा, हाँ या ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? बस यही मतलब मेरे को एक बाय द वे जानना था, मैंने कहा भाई किसी को डाउट वाउट तो नहीं है। तो अब जो हमने पढ़ा है, दो केसेस पढ़े ना बेटा, ये और ये, हाँ या ना? तो आओ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल BF3, BCl3, CR3, I3, बोलिए। हैं? क्यों? एक एक करके, हाँ भाई बोलो। क्यों? शांति शांति, सबका सबका नंबर आएगा। हाँ, किसका ज्यादा रहेगा? और कोई? हो गया? हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि
ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन इतना ही नहीं काम चलेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, सुनते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, सेंट्रल एटम ना हैज नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग एटम कैसे होने चाहिए? सेम। एंगल भी कैसा होगा? सेम। पहले तो आपको ये गलत फहमी दूर करते हैं कि सेंट्रल एटम सेम होने चाहिए, ये वो फलाना ढिमाका। आओ जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये एक्स है, हाँ या ना? जलन तो नहीं हो रही? एक एटम के चार चार एक्स हैं, हाँ या ना? चलो आगे, ये सिलिकॉन है, यस और नो? किस्मत की बात है। हाँ, ये समझ में आया नहीं आया? अब आप इसको दूसरी तरह से समझिए। क्या? कार्बन है सेंटर में, यस और नो? ये एक्स हाइड्रोजन मान लो, हेलोजन मान लो, जो मानना है मान लो, एंगल 109 ही रहेगा। एंगल, कंडीशन अप्लाई, सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम होने चाहिए आपस में। अब देखो, इस मॉलिक्यूल की उस मॉलिक्यूल से कंपेयर करो, क्या कंपेयर? कुछ नहीं है, ना सेंट्रल एटम सेम है ना सराउंडिंग एटम सेम। क्या मतलब सर? इधर कार्बन है, उधर सिलिकॉन है, हाँ या ना? यहाँ पे हाइड्रोजन है, वहां पे हेलोजन है, या यहाँ पे फ्लोरीन है, वहां क्लोरीन है। नहीं आया समझ में? तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर, सराउंडिंग एटम आपस में बॉन्ड एंगल सेम होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, लोन पेयर जब जब आएगा, लोन पेयर तब तब एंगल में चेंज आएगा नहीं आएगा? पक्का? अच्छा, क्या बात है, ये अटक क्यों रहा है? हाँ, जरा ध्यान से देखना भाई, ये XCF4 है भैया, क्या कहते हो, हाँ या ना? ठीक है, अपनी बात पे अभी भी अड़े हुए हो ना, है ना? तो लोन पेयर आएगा तो एंगल तो चेंज क्यों? अब क्यों बदल गए? तो लोन पेयर आएगा और एंगल चेंज ही हो जाएगा, ऐसा जरूरी? आपस में बॉन्ड एंगल सबके सेम आ रहे हैं, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। कंडीशन अप्लाई, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? अगर लोन पेयर क्या है लाला, तो कंडीशन कहती है, क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि वो या तो 180 पे होना चाहिए, या फिर वेट, या तो 180 पे होना चाहिए या 120 पे होना, तब भी तो अलग अलग मॉलिक्यूल के एंगल सेम हो सकते हैं, तब भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एंगल सेम हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? फॉर एग्जाम्पल, ये आप ICl2- देख रहे हो, लोन पेयर कहाँ है? 120 पे, हाँ या ना? ये XCF2 देख रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोन पेयर आने पे एंगल चेंज होगा ही होगा मॉलिक्यूल का। कंडीशन अप्लाई, या तो 120 पे हो या, अब समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं। हमें एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है? एक बात पता चलती, जरा ध्यान से सुनना, हमें क्या बात पता चलती है? हमें यह पता चलता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है? अगर sp है, अगर
तो ये एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, वो भी कौन सा, NeP। और d तो, बात समझ में आ रही है। बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम ये चीज सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर sp2 है, अगर एनी, ये बात समझ में आई। अगर sp3 है तो Ne3p मत बोल देना, ऑल p। बात समझ में आ रही है, सब पियो, हाँ या ना। आगे, अगर sp4 मत बोल देना, sp3d। मतलब ऐसे भी मैंने क्वेश्चन फेस किए हुए हैं, तो sp4 नहीं हो सकता। हाँ है, ये बात समझ में आ रही है। तो sp3d, अगर sp3, हाँ या ना, dz2 और और एनी, क्या बात है, आखिरी में आकर के गड़बड़ कर दी, dxy फिक्स होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं हो सकता है। क्यों आता है, बताया ना, ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ हाँ, sp3d के दो केस होते हैं, इसके भी दो केस होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सारे केस 12th में होते हैं। बात समझ में आ रही है, इनके सारे केस 12th में होते हैं। जैसे sp3 के भी 3 केस होते हैं, sp3 के भी, हाँ 3 केस होते हैं। वो सारे जितने भी कांड होते हैं वो सब 12th में होते हैं। ठीक है, हाँ। एक्सरे हुआ है कभी किसी का, किसका हुआ है, तुम्हारा ही हुआ है। कहाँ का हुआ था, हैं? एक्सरे में क्या दिखाई दे रहा था, हड्डी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन नहीं, ब्लैक ब्लैक तो दिखाई दे रहा था, सुन तो लो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे थे, कार्पल्स दिखाई दे रहे होंगे, मेटाकार्पल्स और ये सब दिखाई दे रहे होंगे, बोन्स, हाँ या ना। यहाँ ब्रेन नहीं दिखाई दिया, ब्रेन नहीं दिखाई दिया। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ का जब तुम एक्सरे कराया होगा तो ब्रेन दिखा होगा। नहीं, मतलब एक ही बात को घुमा फिरा के पूछने का क्या फायदा, जब मैं कह चुका हूं भाई कि वो ऑब्जर्व चीजें हैं, क्या है, क्यों दिखाई दिया। देखो वो चीजें अलग हैं, बात को समझने की कोशिश करो। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि अगर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि अगर किसी sp3d में किसी एक्सियल पोजीशन बन रही है, तो इस पोजीशन को बनाने के लिए dz2 ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और वही क्यों होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। एक्स वाई एक्सिस पे अगर बाकी आ गए, एक्स वाई एक्सिस पे बाकी आ गए, तो जेड एक्सिस पे कौन है, डी ऑर्बिटल है, सब dz2। तो ये चीजें ऑब्जर्व की हुई क्या है, हाँ प्रैक्टिकली वो चीजें ऑब्जर्व की हुई है, उन पे अड़ो मत कि क्यों कैसे क्या। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ जाए। अब मैं वैसे तो फैजान सूल शुरू करना चाह रहा था, बट आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रख के पहले ऑक्सी एसिड पढ़े लेते हैं। ऑक्सी एसिड पढ़े या नहीं पढ़े, तो फिर क्यों पढ़ना चाह रहे हो, मजा आ रहा है बस यूं, नहीं पढ़े, पढ़े, आओ चलो कोई बात नहीं, अब जब शुरू करना ही है तो करना है, आओ चलो ध्यान से देखो। अच्छा शांति शांति, गलती हो गई मैंने पूछ लिया, हाँ सुनो,
ऑक्सी एसिड के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? ऑक्सी एसिड के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? आपके सामने दो कंपाउंड है, P डबल बॉन्ड O और ये OH, OH और OH, और एक आपके सामने कंपाउंड है N और हियर इज HOH। कौन ऑक्सी एसिड है, कौन ऑक्सी एसिड नहीं है, या दोनों ऑक्सी एसिड है? दोनों ऑक्सी एसिड हैं। तो फिर तो अच्छा किया कि पढ़ रहे हो। चलो हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि तुम पढ़ रहे हो। अगर यही जवाब है तो अच्छा किया कि तुम पढ़ रहे हो। हाँ, तो भाई ये ऑक्सी एसिड है और ये नहीं है। ऑक्सी एसिड के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एटम पॉजिटिव हो। कैसा हो? +5 क्या है और -1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे एटलीस्ट क्या हो, OH ग्रुप हो, कम से कम एक। क्या हो? एक मांगे थे, 3 है, हाँ या ना? आगे अगला पॉइंट, सेंट्रल एटम कैसा हो? नॉन मेटल हो। यस और नो? क्या ये पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है? दूसरी, तीसरी, क्या ये तीसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? हाँ, दूसरी, पहली। तो एक समय में अगर कोई एक कंपाउंड तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो ऑक्सी एसिड है, नहीं करता है तो नहीं है। तो NH2 हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH, NH2 हाइड्रोक्सिल एमीन, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। जबकि H3CO4 ऑक्सी एसिड है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे क्लियर है? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे लो, खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान से सुनो, बैठ जाओ अच्छा। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, इधर सुनो सब ध्यान से। क्लियर है भाई? भाई मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, सुनिए। अब मुझे याद नहीं रहेगा कितना टाइम है, जब तक शांत बोलूं। देखिए, सबसे पहले फास्फोरस को क्रैक करते हैं, या उससे भी पहले ध्यान से सुनो होता क्या है। हमारे सिलेबस में जो है तो के ऑक्सी एसिड है, इसके हैं, बोरॉन के भी हैं, एक दो हैं, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत, और जब जहां जब आएगा वहां पढ़ के उसको वहीं के वहीं खत्म कर देंगे। मेन हमारे सिलेबस में जो ऑक्सी एसिड है वो नाइट्रोजन फैमिली के, ऑक्सीजन फैमिली के, किसके हैं? हेलोजन फैमिली, किसके हैं? मेन हमारे सिलेबस में जो ऑक्साइड है वो 3 फैमिली के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। तो सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूं ना, वो नाइट्रोजन फैमिली का बताने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से, नंबर 1 H3PO4, प्लीज बहुत ध्यान से सुन, है ना? H3PO4 क्लियर है? H3PO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फास्फोरस की +5 क्या है? ये बात समझ में आई? तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किसकी? ऑफ सेंट्रल एटम, क्लियर है? तब याद रखना, नाम के एंड में एक लगाना है, नाम के एंड में। समझ में आया? नाम पड़ गया फॉस्फोरिक, फॉस्फो। ये बात समझ में आई? यहां से कुछ ना करो, बस एक ऑक्सीजन गायब कर दो। एक ऑक्सीजन, क्या बचा? H3, एक ऑक्सीजन और गायब कर दो, H3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर एक
ऑक्सी एसिड में से एक क्या कर दूं, एक O तो बनने वाला होगा, बहुत रस आ रहा है, हाँ, और एक में से तो बनने वाला होगा हाइपो। ये बात समझ में आई? तो ये नाम हो गया बेटा फॉस्फोरस, और ये हो गया हाइपो फॉस्फोरस। क्लियर है भाई सभी को? आइए, मैक्सिमम के साथ एक से एक ऑक्सीजन कम, 80 से एक ऑक्सीजन, ये इतना क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब कहानी कहती है, कहानी कहती है, क्या कहती है कि अगर एक ऑक्सी एसिड है, एक कितना, और उसको क्या करने पे, गर्म करने पे, हीट, क्या निकल गया, पानी, हाँ या ना? तो भी अगर ऑक्सी एसिड बनता है, क्या बनता है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा से बोलता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, एक ऑक्सी एसिड से एक गर्म करने पे क्या निकल दिया, बनता है, तो प्रोडक्ट के नाम के साथ बेटा, समझ में आया बेटा? प्रोडक्ट के नाम के साथ और रिएक्टेंट के नाम के साथ को यूज किया जाता है, को यूज। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सभी को? हैं? नहीं नहीं, अब जब पढ़ाना शुरू किया है क्या एग्जाम्पल बताएंगे? बस इतना बता दिया बहुत है यार, अब क्यों एग्जाम्पल बताएंगे? हाँ नहीं नहीं, एग्जाम्पल मैं बताता ही नहीं हूं मैं, हाँ बस ठीक है, बस पढ़ा दिया, अब काहे का एग्जाम्पल? क्यों भाई, एग्जाम्पल कोई बताता है क्या? ढक्कन, हाँ इधर सुनो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जरा ध्यान से सुनना भाई में, क्या एक ऑक्सी एसिड, एक, जब एक ऑक्सी एसिड देता है, क्या देता है, तो प्रोडक्ट के नाम के साथ और रिएक्टेंट के नाम से यूज होता है। ये बात समझ में आई? अब सरनेम तो पिताजी से ही डिसाइड होगा, हाँ या ना? तो इक का बेटा इक, अस का बेटा, समझ में आया? क्लियर है सभी को? ये मैं घास काट रहा था, एग्जाम्पल ही दे रहा था ना। हाँ, सब ध्यान से सुनो। 1 - 1 H2O, बड़ी सिंपल सी मैथ्स है। ये 1 - 1 H2O क्या है? 1 - 1 H2O का मतलब है एक में से एक वाटर निकल लिया, एक में से, तो यहां पे बच गया HCO3, हाँ या ना? ये ऑक्सी एसिड है या नहीं है? वो ऑक्सी एसिड था नहीं था? ये मेटा होगा या नहीं होगा? वो ऑर्थो होगा या नहीं होगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? तो अब हम इसको सिर्फ एक नहीं बोलेंगे, ऑर्थो एक, यानी कि ऑर्थो फॉस्फोरिक, और इसको हम मेटा नहीं बोलेंगे, मेटा एक, मेटा एक, यानी कि मेटा फॉस्फो। यही काम कहां पे होगा? यस आर नो? यस आर नो? ये कौन थे? अस। अब हम इसको अस नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे ऑर्थो फॉस्फोरस, समझ में आया? और इसको बोलेंगे मेटा, अभी भी नहीं आया समझ में? बाय द एंड समरी इज दिस, बाय द एंड समरी क्या गिर गया सोते सोते?
है, सोते सोते गिरा, हाँ कोई बात नहीं, सो जाओ। हाँ आगे सुनो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात आती है आगे, जरा ध्यान से देखना नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर दो क्या है ऑक्सी एसिड, कितने एसिड हैं, और उनमें से एक वाटर निकल लिया और बदले में क्या बना, एक ऑक्सी एसिड बन गया, तो बनने वाला कहलाता है पायरो। बात समझ में आई? पारो नहीं देवदासों, पायरो, समझ में आया? पायरो क्या है, डिपेंड करता है कि पिताजी कौन है, हाँ या ना। अगर ये एक है, यस और नो, तो ये पायरो, बस समझ में आया? तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा इधर गौर फरमाएं, 2 - 1 H2O। बाकी तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, नहीं हो मतलब है, क्या है, 6। अरे बोला ना 2, फास्फोरस, ऑक्सीजन, अब उसमें से निकाल दिए एक H2O, एक, तो हाइड्रोजन रह गए, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाँ या ना, नाम पड़ गया, हाँ या ना। 2 - 1 H2, यस और नो, क्लियर है? क्या बना, H4P2O5, नाम पड़ गया पायरो अस फॉस्फो, क्लियर है? नाउ अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो बचेगा H4 पेट्रो O6, और एक ऑक्सीजन अगर बढ़ा दूं, एक ऑक्सीजन अगर, तो बनेगा H4 पेट्रो O8, हाँ या ना। अब शांति, जरा ध्यान से देखना, मुझे फास्फोरस की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, कितनी हो, जरूरत क्या है स्ट्रक्चर की भाई, ऐसे ही बताना, 4, कितनी, 4, हाँ या ना। फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, ग्रुप नंबर ऑड, ऑड है इवन है, ऑड दैट इज फिफ्थ है, हाँ या ना। और तुम लोग कह रहे हो कि यार ऑक्सीडेशन तो सर यहाँ पे 4, यानी कि इवन आ रही है, हाँ या ना। अगर ये +4 है, अगर ये, तो इसको ऐसे समझो कि अगर +5 होता तो ये एक होता, +3 होता तो अस होता, +3 होता तो, हाँ या ना। ये क्या रह गया बीच का, +4, हाँ या ना। मगर +3 तो नहीं हुआ, तो अस की कैटेगरी में तो, लेकिन ये एक से एक कम है, एक से, तो एग्रेसिव के लिए हाइपर और पैसिव के लिए हाइपो यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये हाइपोइक है, अस बना नहीं, अस एक रहा नहीं, हाँ या ना। तो अस तक पहुंचा नहीं, एक रहा नहीं, तो बीच का रह गया हाइपोइक। अगर ये अस से चला होता तो हम इसका कुछ और नाम ले लेते, हाँ या ना। नहीं आया समझ में? दिस इज कॉल्ड, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोइक, क्लियर है? क्या सर वहां ऐसा कुछ होता है? नहीं, हर जगह एक जैसा हो वो जरूरी, आगे बढ़ते हैं, यहां पे ऑक्सीडेशन बताओ, 6, ये जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे ज्यादा आ रही है, फाउंडेशन थी +5 से ज्यादा, लेकिन ये +6। तो आईयूपीएसी कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रही है कैलकुलेटेड, किससे,
एक्चुअल से, किससे? एक्चुअल से कैलकुलेटेड ज्यादा आ रही है, मतलब उसमें परॉक्सी लिंकेज, ये उसकी सीधी सी पहचान है। अब वो परॉक्सी लिंकेज जो है वो कहां पे है? दो फास्फोरस के बीच में। परॉक्सी लिंकेज कहां है? वो जब डायग्राम बनाऊंगा तो पता चलेगा। परॉक्सी लिंकेज कहां है? और वो दो फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन है वो +5 है। क्या है? दोनों की क्या है? +5 +5। तो +5 वाले कौन होते हैं? इक या अस? यानी कि परॉक्सी कितने इक के बीच है? परॉक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। परॉक्सी, अब भी नहीं आया समझ में? इससे सिंपल तो नहीं बता सकता मैं, नहीं कोई भी। समझ में आया? पर ऑक्सी डाई फॉस्फोर, क्योंकि इक दो है और उनके बीच में फॉस्फोरिक है, परऑक्सी लिंकेज है। पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक, समझ में आया? अच्छा, तो आओ दो नाम बता दो। कितने नाम? दो नाम। मैं ऑक्सीजन बढ़ाता गया, कंपाउंड बनता गया। समझ में आया? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट नो डाउट दोनों की क्या आ रही है? ज्यादा। H3PO4 की भी और PO6 की। अरे हाँ या ना? सॉरी, 5 की भी और 6 की भी। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आगे शुरू करूं? ठीक है, ध्यान से सुनना। जो फॉस्फोरस है उनकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। क्या है? तो इक कितने हैं? एक। हाँ या ना? इक कितने हैं? एक है। और एक के साथ एक परॉक्सी है। एक के साथ नाम पड़ गया परॉक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड या परॉक्सी फॉस्फोरिक एसिड, चलेगा। अब भी नहीं आया समझ में? कितने? एक। और एक के साथ कितने परॉक्सी? पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक। और मोनो ना भी लगाओ तो भी चले। समझ में आया? तो ये तो क्या हो गया? ठीक है, असली इम्तिहान अब आपका अब है, असली टेस्ट आपका अब है कि आपको कितना समझ में आया। एक कितना? एक कितना? एक। तो सामने साफ दिखाई दे रहा है ना, फॉस्फोरस एक है। वापस से पूछता हूं, एक कितना? परॉक्सी कितने? नाम बोलो। सब शांत, सब शांत, हाथ ऊंचा करो। तो भाई इसका क्या होगा? ये भी तो यही है, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक, दोनों के सेम नाम है। बस बात खत्म। परऑक्सी दो है ना इस बार, डाई परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। डाई पर ऑक्सी इक, यानी कि डाई पर ऑक्सी फॉस्फोरिक। और ये क्या होगा? पर ऑक्सी इक या पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक, कैसे भी बोल दो। अब भी नहीं आया समझ? यहां परऑक्सी कितने थे? एक। इक कितने थे? पर ऑक्सी डाई। समझ में आया? यहां परऑक्सी कितने हैं? एक कितना है? अब भी नहीं आया समझ? सिंपल। फॉर का इंफॉर्मेशन खत्म। फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड, हाँ वो भी अभी बताएंगे तना को। पहले ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो फाइनली इस चार्ट को चार्ट जाना, कभी भी दिक्कत आएगी। अब आगे की कहानी भी सुन लो, इसी से मिलते जुलते बाकी भी। कैसे? सल्फर। कैसे? सल्फ्यूरिक
परऑक्सी नहीं आया समझ में? तो आओ, ऐसा नहीं है कि अपन उसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे उसको भी। मैं तो बाई द वे बता रहा था कि भाई दोनों की कहानी क्या है, सेम कहानी है। आओ चलो देखते हैं। ये है H2SO4, बस आप नाम बोलते जाओ। सल्फ्यू क्या करूं, H2SO H2, हाँ या ना? ये है एक अस, समझ में आया? अब मन में एक क्वेश्चन आया, मन में एक, क्या सर मैं इसको ऑर्थो सल्फ्यूरिक नहीं बोल सकता? क्या मैं इसको कैसे बोलूं, देखते हैं। अगर एक वाटर निकाल दूं, अगर एक, तो ये बचेगा। क्या ये ऑक्सी एसिड है? अगर ये ऑक्सी एसिड, तो वो ऑर्थो भी नहीं, क्योंकि ये मेटा भी नहीं है। मेटा जब आएगा तभी नाम ऑर्थो लगाया जाएगा। बेटा आईआईटीएन बन गया, पापा जी कहलाएंगे आईआईटीएन के पापा हैं ये, समझ में आया? तो बेटा जब तक मेटा नहीं, तब तक पापा जी ऑर्थो नहीं। ये बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, इमोशनल हो गए आगे। हाँ नहीं, सूरतें बता रही हैं। हाँ आगे देखो भाई, 1 - 1 H2O, 1 - 1, क्योंकि बेटा बेटा नहीं है, इसलिए पापा ऑर्थो नहीं है। हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बाय द एंड समरी इज दिस, पायरो तो बन सकता है, क्या बन सकता है? तो बाय द एंड समरी इज दिस H2S2O7, दिस इज पायरो एक। तो अगर पायरो एक है तो पायरो अस भी हो सकता है, हाँ या ना? तो क्या होगा भाई, H2S2O5, तो ये हो गया पायरो अस, पायरो, समझ में आया? ऑक्सीजन बढ़ा दिया, H2S2H2O8, कितने, एक, और उनके बीच में परऑक्सी, नाम पड़ गया परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ या ना? बढ़िया, समझ में आ गया तुम्हें? क्लियर है? वेरी गुड। ये एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, H2SO5 बन रहा है, कितने, एक, और उसमें एक परऑक्सी, एक परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी चलेगा, हाँ या ना? अब फॉस्फोरस और सल्फर, उनके अपने कैरेक्टर, उनके अपने बॉन्ड बनाने का नेचर है। जरूरी थोड़ी ना है कि जितने वो कंपाउंड बनाएगा उतने ही सल्फर भी बनाए, हाँ या ना? कोई कम बना सकता है, कोई, सल्फर थोड़ा सा एक कदम आगे है, कैसे? डाउट? सल्फर एक कदम, एक ऑक्सीजन कम करो, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन क्या करो भाई, H2S2O, समझ में आया? ये कहलाया डाई आयोनिक एसिड, यही इसका नाम है। ये मत सोचना कोई शॉर्ट फॉर्म है कि बीच में सल्फर अल्फा आएगा, सर ने थोड़ा सा आगे पीछे के हाइप वो प्रीफिक्स और सफिक्स लिख दिए होंगे, नहीं ऐसा कुछ भी, यही इसका नाम है, डाई थायोनिक एसिड। तो अगर डाई थायो
तो उससे बनने वाला होगा, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो, डाइथायोनस। ये तो ऐसे नाम है ना कि हवा में भी बोल जाओगे तो भी सही निकलेंगे, और टप्पे में भी बोलोगे तो भी सही निकलेंगे। अरे भाई, अगर टीचर कह रहा है ये एक है, अंडरस्टूड है कि वो आपके मुंह से क्या कहलवाना चाह रहा है, अस, यानी कि ये हो गया H2S2O4, डाइथायोनस। नहीं आया समझ में, डाइथायोनस एसिड। क्लियर है भाई? अब एक एक ऑक्सीजन गायब करते जाओ, एक एक ऑक्सीजन। अब एक नाम मैं बताऊंगा, आखिरी नाम आप बताओगे। ओके, ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो खत्म। क्लियर है भाई? तो सबसे लेंदी जो होते हैं वो फास्फोरस और, अदरवाइज नाइट्रोजन और हेलोजन तो बस एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, एक लाइन में। कितनी लाइन में? HClO4, HClO3, HClO2, HClO। बात समझ में आई? सेम फॉर ब्रोमीन, सेम फॉर आयोडीन। पर एक एक अस, हाँ या ना? क्या इसे परॉक्सी होगा? नहीं, मैंने सिर्फ पर एक बोला है, परॉक्सी एक नहीं। तक कैसे? हेलोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +7 होती है, वही है इस समय। तो सब पर क्यों आया? एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर में एक समस्या उठी। ऐसे अभी तक एक के बाद दो कदम चलना पड़ता था, हाँ या ना? यहां पे 4 कदम हो गए। कितने हो गए? अगर इसको एक बोलूं तो ये अस, हाइपोअस, तो वो क्या? और अगर उसको हाइपोअस बोलूं तो ये अस, ये एक, तो ये क्या? बात समझ में आई? तो बात वही आ गई, मैन, ही मैन, सुपरमैन। नहीं आई समझ में? आई नहीं आई समझ में? मैन, सुपरमैन, कहने का मतलब है एक पर एक, उससे भी ऊपर। नहीं आया समझ में? ये बात है। मतलब यूजली हम 3 पीढ़ियां पढ़ रहे थे, बेटा जी, पापा जी, दादाजी, परदादा भी आ गए यहाँ, हाँ या ना? हम 3 पीढ़ियों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना? बेटे से शुरुआत करते थे, पिताजी दिखाई देते थे, दादाजी सेंटर में थे, हेड ऑफ द फैमिली, हाँ या ना? यहाँ कहानी क्या हो गई, बदल गई। मोबाइल बाद में देख लेना बेटा जी, हैं? तभी मैं कह रहा हूं ना कि आंखों में फ्लैश भी आ रहा था तुम्हारे, इसलिए मुझे पता चला कि तुम फोन देख रहे थे, तो इसी। क्लियर है सभी को? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये इस वजह से नॉमेनक्लेचर में ये जो प्रॉब्लम उठी ना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए काम किया गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक लाइन में खत्म हुआ नहीं हुआ? आओ आखिरी भी खत्म कर देते हैं। आखिरी क्या है? HNO4, HNO3, HNO2। ठीक है, अकेला HNO कभी मत लिखना, वो हमेशा ऑलवेज डाइमर में आता है, ऑलवेज। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना भाई, कुछ एरो कुछ बता रहा है, यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन, समझ में आया? अब यहां पे मैं बोल सकता हूं पर ऑक्सी एक, यानी कि इसे नाइट्रिक एसिड में क्या है बेटा, परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, परऑक्सी, दिस इज सिंपल, नाइट्रिक एसिड, हाइपो कैसी रही? बढ़िया समझ में आया? आप देख लो, विद इन हाफ एन आवर अपन ने चारों खत्म कर दिए। तो एक बात बोले, हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या तो इसकी स्ट्रक्चर है ना? पक्का?
तो चलो बोलो सर प्लीज स्ट्रक्चर बता दो सर। ठीक है, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो बताए देते हैं। कोई बात नहीं, हम छोटी मोटी बातें हम ऐसे ही बता देते हैं, और कसम से आज तक घमंड नहीं किया। हाँ इधर सुनो, सब इधर ध्यान से सुनो। हाँ बेटा बोलो। इसके हाँ, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। है किसका? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक, क्लोरीन का है ना, क्लोरिक एसिड। ब्रोमीन होता तो, आयोडीन होता तो, क्लोरीन होता तो, कुछ भी। हाँ, होता ही नहीं है। कहा ना कि सेम फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का वो एग्जिस्ट, क्लोरीन का केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, HFO। क्या एग्जिस्ट करता है? बस। UFO मत बोल देना, क्या है? हाँ, बाकी उसके सारे UFO हैं, मतलब अनआइडेंटिफाइड, क्योंकि वो सिर्फ एक कोवेलेंसी शो करता है। हाँ है। इसका क्या नाम है? तो उसका क्या होगा? जानते हो, ये एक्चुअल में समस्या नॉलेज की नहीं है, ये समस्या कॉन्फिडेंस की। समझ रहे हो बेटा? ये समस्या नॉलेज की। भाई वो सामने क्या लिखा है? हाइपो अस। किसका है? क्लोरीन का है। नाम क्या होगा? तो भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख कि HFO क्या होगा। नहीं हुआ तो सर को देख लेंगे। बात समझ में आई? भाई लॉजिक से अगर बताया है तो यही होना चाहिए। नहीं हुआ तो सर से निपटेंगे जाके। ये क्या कर रहे हो भैया, ये वो है, ये क्या चक्कर है, हाँ या ना? है। तो आज तो चलते चलते तुम्हारी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम खत्म कर देते। किसकी? फिर अगले टर्न पे इसके बारे में तुम्हें कुछ यूनिक बताऊंगा। बहुत जरूरी है जानना, किसको फॉस्फोनिक बोलते हैं, अल्टरनेटिव नेम जानना बहुत जरूरी है। जैसे तुम्हारे अपने सबके नाम हैं, घर के भी नाम होंगे, है ना? सोनू मोनू चिंकू पिंकू कालू लालू भालू, सब नाम होंगे, हाँ या ना? होंगे नहीं होंगे? तो बस इसी तरह से इनके भी अपने नाम है। किसी को एक्वाफोर्टिस बोलते हैं, ठीक है? है कुछ नहीं, हाँ। किसी को एक्वाफोर्टिस बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? कोई किंग ऑफ केमिकल होता है, ठीक है ना? हाँ, अरे यार मजाक कर रहा था। हाँ, कोई किंग ऑफ केमिकल होता है, ठीक है ना? कोई फॉस्फोनिक होता है, कोई फॉस्फेनिक होता है, कोई कैरोज होता है, कोई मार्शल होता है, कोई आइसो हाइपोफॉस्फोरिक होता है। समझ में आ रहा है? तो सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। स्पिरिट ऑफ नाइटर होता है, कोई ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है। गॉट इट? तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, डरो मत, टेंशन मत लो। लिखवाऊंगा बाकायदा, चिंता मत करो। बोला है तो बताएंगे भी। तो इन सब नामों की क्या जरूरत? बहुत जरूरत है, बहुत 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 जरूरत है। क्यों सर? बहुत पहले क्या हुआ, एक रिएक्शन आई, मेटल की रिएक्शन एजेन से। मेटल की रिएक्शन एजेन, AZANE, एजेन से करो। ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें पीरियोडिक नहीं पढ़ाई क्या? अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीरियोडिक में क्या है, हम एक नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं छोटा सा, ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा हाँ, अपन ने तो केमिकल बॉन्डिंग से शुरू किया है, और पीरियोडिक तो तुमने सब पढ़ी हुई थी। हाँ, क्या करें। हाँ, बाकी सब पढ़ा था। चलो, बहुत बढ़िया, मेरा डायलॉग मेरे पे ही लगा दिया। सही है भाई। चलो चलो, सुनो सुनो, कोई बात नहीं। तो होता क्या है, एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर होता है भाई। जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, उसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है ना, तो वो कहलाता है बेटा, उसके सफिक्स लगता है एन, ANE, एन। एथेन, बोरेन, फॉस्फेन। बात समझ में आ रही है? BH3 फॉस्फेन, BH3 CH4। अब थोड़ा बोलने की कोशिश करो, सिर्फ एन लगा के बोलना है। ALH3 एलेन।
CH3 गैलेन, PeH4 जर्मेन। उनके लैटिन नेम के साथ एन लगाते रहो। PbH4 पीबी लैटिन नेम प्लम्बेन। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस की, बोले नहीं बोले। H2O का O होता है नहीं होता है, कोशिश करो। ऑक्सीडेन, क्या है? ऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीडेन। इसी तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन एजेन। समझ में आया? एनीवेज, तो ये अमोनिया का IUPAC नेम ऐसे अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं। तो अमोनिया को क्या बोला जाता है? एजेन। अब भाई एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आ, क्या मेटल की रिएक्शन अमोनिया एजेन से कराओ, तो 100 में से आई थिंक 90 बेचारे बच्चे हो शायद जो छोड़ के आए। और मजे की बात, 100 में से 100 उस रिएक्शन को जानते हो, लेकिन बस एक ही अफसोस था कि उनको एजेन पता। बात समझ में आ रही है? तो एजेन पता होता तो वो करके आते। क्लियर है? तो ऐसे नाम जो होते हैं ना, अल्टरनेटिव नेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको हाइड्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? तो हाइड्रोलाइसिस में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि देखो भाई, जो मार्शल एसिड है क्या है, वो हाइड्रोलाइसिस पे एज अ इंटरमीडिएट, एज अ कैरोस देता है। क्या देता है? अब ये तो एक तरह से चाइनीज बोलना हो गया ना हिंदी इंडियन के सामने। क्या मार्शल, क्या कैरोस, हाँ या ना? तो ये आप कब बता सकते हो? जब आपको मार्शल पता हो, जब आपको कैरोस पता हो। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? दिस इज मार्शल, ठीक है ना। ओलियम, ऑल्सो नोन एज फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, हाँ या ना? ऑयल ऑफ विट्रियोल, कैरोस। तो ये अल्टरनेटिव नेम बहुत जरूरी है, अदरवाइज पढ़ा हुआ सब बेकार। और ये मैं नहीं कह रहा, आप 2-4 क्वेश्चन लगा के देखो, कहीं ना कहीं 101% फंसोगे। जहां PYQ पे आए ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बस वहीं पे हालत खराब हो जाएगी। लगे अब ये क्या आ गया? ऑर्थोफॉस्फोरिक, या यूं कहिए फॉस्फोरिक, हाँ या ना? फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक, समझ में आया? फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक। नहीं, सिर्फ ऐसे ही बोलता हूँ, लिखवाता कुछ नहीं हूँ, ऐसे ही डरा रहा हूँ बस। हाँ, गजब करते हो यार, हाँ गजब बेइज्जती है। हाँ आगे देखो। हाँ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? स्पिरिट ऑफ नाइटर, एक्वाफोर्टिस, समझ? स्पिरिट ऑफ नाइटर, NIR, स्पिरिट ऑफ एक्वाफोर्टिस। कितने नाम हो गए? तो ये सारे नाम में हर एक के जो भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। और वो आप मत जाइए मेरे पे, आप क्या करिए, आप कोई भी बुक उठा लीजिए XYZ, हाँ, जो होती है ना मार्केट में, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है। क्वेश्चन लगाओ ऑक्सी एसिड के, एक बार में समझ में आ जाएगी कि आज क्या पढ़ के आए हो। समझ में आ रहा है? तो भाई मेरे, इस तरह से अल्टरनेटिव नेम हमें पढ़ के जाना पड़ता है। क्योंकि आजकल, पिछले, आजकल मत बोलो, आजकल तो मैं गलत बोल रहा हूँ, पिछले कई सालों से, पिछले एक चलन आ गया है, अल्टरनेटिव नेम दे देते हैं, अब बोलते हैं चलो बताओ इसका ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, वो क्या होगा, इस तरह की बातें होती हैं। समझ में आया नहीं आया? तो ये सारे नाम आप चिंता ना करें, टाइम कितना ज़्यादा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, फ्री करते हैं, तुम लोग भी थके हुए हो। अगले टर्न पे जब अपन मिलेंगे मुझे बता देना, याद दिला देना, वैसे तो मुझे भी याद रहेगा। स्ट्रक्चर बताऊंगा, और इतना सिंपल तरीका है ना, इतना सिंपल कि तुम्हें देखते देखते ही स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक है।